अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्विस कनाल को, जो रिसेंट स्विस कनाल में ब्लॉकेज हुई उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्विस कनाल की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, और उसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या क्या इसकी हिस्ट्री के अंदर मेन इवेंट्स हुए। और इसके अलावा हम इसके अंदर तकरीबन उस सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो एक CSS एंड PMS एस्पायरेंट को एक चाहिए होगी स्विस कनाल के हवाले से। अगर मिसाल के तौर पर स्विस कनाल के हवाले से करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में या किसी भी पेपर में अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को आंसर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो भी आपके MCQs होंगे स्विस कनाल के हवाले से आपकी इसके वीडियो के अंदर वो कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ये मैं लेकर आया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे भाई, और बेल आइकन को भी दबा दो। तो हुआ कुछ यूँ जनाब के 23 मार्च को जो एवर गिवन शिप है, जो कि 400 मीटर लॉन्ग शिप है, वो स्विस कनाल के अंदर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखने की वजह से स्ट्रक होकर रह गई। और जो ट्रैफिक थी वो स्विस कनाल की वो बिल्कुल बंद हो गई। ना इधर की शिप्स उधर जा सकती थी, ना उधर की शिप्स इधर आ सकती थी। तो इस 400 मीटर लॉन्ग शिप ने जो है स्विस कनाल को बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे ही स्विस कनाल ब्लॉक हुई तो सारी दुनिया की तवज्जो जो है वो स्विस कनाल की तरफ लग गई, और कहा यह जाने लगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑयल टैंकर्स थे जो जब वहाँ से गुजरने थे स्विस कनाल से वो वहाँ पर फंस गए। और उसके अलावा वेजिटेबल या फ्रूट्स के जो कंटेनर्स थे या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंटेनर्स थे, वट एवर जो भी कंटेनर्स थे वो वहाँ पर स्टक होकर रह गए, जिसकी वजह से $400 मिलियन की जो है वो पर ओवर की कॉस्ट आ रही थी। तो इस मसले को लेकर इजिप्शियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान थी कि इसको कैसे इस मसले को हल किया जाए। बिल आखिर 29 मार्च को जो है इसको दोबारा से ये स्विस कनाल में एवर गिवन शिप जो है वो चलना शुरू होगी, रिफ्लोट होगी, जिस वजह से इसकी जो है ट्रैफिक बहाल होगी और ये मसला जो है वो हल हो गया। ये तो होगी जनाब जो रिसेंट ब्लॉकेज हुई स्विस कनाल के अंदर। अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी में स्विस कनाल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो डियर व्यूवर्स, 12% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो स्विस कनाल पर डिपेंडेंट है। 12% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो स्विस कनाल के थ्रू होती है। और सिर्फ 2020 के अंदर इस स्विस कनाल से 19,000 शिप्स जो है वो क्रॉस हुए, यहाँ से गुजरे। और 2020 के अंदर ही $5.6 बिलियन का जो टोल है वो इकट्ठा किया गया स्विस कनाल के ज़रिए से, जबकि उन दिनों में कोरोना भी था और इंटरनेशनल ट्रेड इतनी डिस्टर्ब होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से शिप्स का गुजरना और इतना रेवेन्यू $5.6 बिलियन का जो रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होना एक बहुत ही बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस को वाज़े करता है। इसके अलावा डेली बेसिस पर इजिप्शियन गवर्नमेंट जो है $15 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो स्विस कनाल से इकट्ठा करती है, जनरेट करती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये स्विस कनाल कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी वर्ल्ड ट्रेड के हवाले से भी, और इजिप्शियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का ज़रिया है। जहाँ तक बात है इसकी हिस्ट्री की, तो डियर व्यूवर्स आपको मालूम होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ और एशिया का, ख़ास तौर पर साउथ एशिया का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है ट्रेड के हवाले से और कॉलोनाइजेशन के हवाले से। यूरोपियन कंट्रीज़ का जो आना जाना लगा रहा है एशिया में, साउथ एशिया में, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ का जो रूट होता था साउथ एशिया की तरफ, वो द केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में है उसके नीचे से होकर इनको जाना पड़ता था। एक बहुत ही लंबा चक्कर यूरोप से द केप ऑफ गुड होप के नीचे से होते हुए इनको साउथ एशिया जाना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही लंबा चक्कर पड़ता था और इसमें काफ़ी दिन भी लगते थे। तो इस सफ़र को और इस टाइम को कम करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई, मुख्तलिफ रूट्स को देखा गया कि कैसे इस चक्कर को कम किया जाए। तो इस चक्कर को कम करने के लिए स्विस कनाल का एक ऑप्शन सामने आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है स्टडीज़ कंडक्ट करवाई, मगर उन स्टडीज़ में जो कैलकुलेशंस थी वो कुछ गलत हो गई, जिस वजह से वो मंसूबा आगे ना बढ़ सका।
लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जो दोबारा स्टडीज़ कंडक्ट की गई तो उनमें ये पता लगा कि स्विस कनाल जो है उसकी फिजिबिलिटी बनती है, वो बिल्कुल तैयार हो सकती है, बन सकती है। जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो स्टडीज़ थी जो उसने कंडक्ट करवाई थी वो रॉन्ग थी, और अब जो स्टडीज़ दोबारा की गई तो उनमें से पता चला कि स्विस कनाल बन सकती है और ये एक बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट ये बन सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, उसकी तरफ साउथ एशिया की तरफ जाने के लिए। तो स्विस कनाल के काम को शुरू करने के लिए 1858 में फ्रेंच डिप्लोमेट फेर्डिनेंड डी लेप्स जो है उसने सैयद पाशा की परमिशन से एक यूनिवर्सल कंपनी ऑफ द मैरीटाइम कैनाल ऑफ स्विस के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था कि वो स्विस कनाल को बिल्ड करे। इस कंपनी को यूनिवर्सल स्विस कनाल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर व्यूवर्स, 1859 में इस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन शुरू की स्विस कनाल की, जो कि 10 साल तक रही, और 1869 में ये 193 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे स्विस कनाल जो है अपने पाए तकमील को पहुंची। इसकी कंस्ट्रक्शन जो 1869 के अंदर मुकम्मल हो गई और 17 नवंबर 1869 को इसकी जो है वो इसको ऑफिशियली ओपन कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। स्विस कनाल के नॉर्दर्न साइड पर पोर्ट सईद है, जबकि साउथ पर पोर्ट तौफीक है जो कि सिटी ऑफ स्विस में है, और इसी शहर के नाम से स्विस कनाल का नाम पड़ा। इस कनाल में ज़्यादातर जो शेयर्स थे वो ब्रिटेन और फ्रांस के थे, जबकि ब्रिटेन ने शुरू में इसकी बड़ी मुखालफत की और बाद में फिर इसके भी शेयर्स बीच में बन गए। तो ये कनाल बनने के बाद यूरोप का जो रास्ता था एशिया के साथ, जो ट्रिप बनता था, टूर बनता था, वो 41% जो है वो रिड्यूस हो गया, शॉर्ट हो गया। और ये जो कंपनी थी यूनिवर्सल स्विस कनाल कंपनी, इसका जो रूलर ऑफ इजिप्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक 99 ईयर्स जो है ये कनाल कंपनी के पास रहनी थी, और 1968 में ये कनाल टोटली तौर पर इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास चली जानी थी। मगर 1956 में जो है वो स्विस कनाल क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। स्विस कनाल क्राइसिस में असल में होता ये है कि ये जो पीरियड है वो पीरियड होता है कोल्ड वार का पीरियड। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है आपस में मसले मसाइल, कोल्ड वार चल रही होती है। तो इस कोल्ड वार का असर जो है इस कनाल पर भी पड़ता है। होता कुछ यूँ है कि यूके और यूएसए ने असवान डैम जो बनना होता है नाइल रिवर पर इजिप्ट में, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट यूके की तरफ और यूएसए की तरफ से आनी होती है, उन्होंने इस पर सपोर्ट करना होता है। लेकिन होता यह है कि इजिप्शियन गवर्नमेंट जो है उसकी इंक्लिनेशन हो जाती है सोवियत यूनियन की तरफ, और उनके साथ उनके कुछ ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में यूके और यूएसए वो जो सपोर्ट है अपनी वो वहाँ से विड्रॉ कर लेता है। वो कहते हैं कि असवान डैम में जो हमने सपोर्ट करनी थी वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी इजिप्शियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही क्रूशल मरहला आ जाता है, क्रूशल पॉइंट आ जाता है, क्योंकि आसमान डैम बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आसमान डैम की रेवेन्यू के लिए जमाल अब्दुल नासिर जो उस वक़्त के प्रेसिडेंट होते हैं इजिप्ट के, वो स्विस कनाल को 26 जुलाई 1956 में नेशनलाइज कर लेते हैं और इसको स्विस कनाल अथॉरिटी के अंडर ले आते हैं। इस नेशनलाइजेशन की वजह से इसराइल, यूके और फ्रांस जो है वो 29 अक्टूबर 1956 को इजिप्ट पर हमला कर देते हैं, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है इस अटैक की वजह से। अब जब ये अटैक होता है तो ये मामला चला जाता है यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस अभी चूँकि नई बनी होती है और ये मामला उसके लिए एक कह लें कि टेस्ट केस बन जाता है। तो कनाडा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है लेस्टर बी पियर्सन, वो मशवरा देते हैं कि जनाब यूनाइटेड नेशन की पहली पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाए और उसको ये मामलात सारे हैंडल करने के लिए जो है वहाँ पर भेजा जाए। तो 4 नवंबर 1956 को जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर मेजॉरिटी के साथ इस पियर्सन की ये जो पीस कीपिंग रेजोल्यूशन है वो पास हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशन की जो पहली पीस कीपिंग फोर्स है उसको सिनाई में भेज दिया जाता है, जब तक कि इजिप्ट और इसराइल जो है वहाँ से मुकम्मल तौर पर विड्रा नहीं कर लेते। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भी इन तीनों फोर्सेस पर इसराइल, यूके और फ्रांस के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि वो वहाँ से रिट्रीट करें, वो अपनी फोर्सेस को वापस बुलाएं और नॉर्मल जो मामलात हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए।
तो यूनाइटेड नेशंस और यूएस और सोवियत यूनियन के प्रेशर में आकर फिर ये तीनों ममालिक जो हैं वो अपनी फोर्सेस को वहाँ से वापस बुला लेते हैं। और लेस्टर बी पियर्सन जो हैं जिन्होंने मशवरा दिया होता है कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस को जो है वहाँ पर भेजा जाए, उनको इस मशवरे की वजह पर जो है इस प्रपोजल की वजह से नोबल पीस प्राइज़ भी मिलता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्विस कैनाल कितनी इम्पोर्टेंस की हामिल है, कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कि इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इसके मामलात को हल करने के लिए जिस बंदे ने मशवरा दिया उसको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया। तो जब ब्रिटेन को वहाँ से अपनी फोर्सेस वापस बुलाना पड़ी और ब्रिटेन जो है वो उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे एंथोनी एडन, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया अपनी प्रीमियरशिप से। और इजिप्ट जो है इस सारे सीन के अंदर जो है विक्टोरियस बनकर उभरा। स्विस कैनाल क्राइसिस के अलावा हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट तब आता है कि जब 6 डेज़ वार इसराइल के साथ होती है, जो कि 5 जून 1967 से लेकर 10 जून 1967 तक रहती है। लेकिन इसके नतीजे में 8 साल तक स्विस कैनाल जो है वो क्लोज रहती है, फिर जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जो है ग्लोबल ट्रेड के पर एक बहुत बड़ा धचका लगता है और ग्लोबल ट्रेड बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। तो ये थे जनाब के 2 इवेंट जो स्विस कैनाल की हिस्ट्री में एक बहुत बुरे इवेंट आए। इन 2 इवेंट्स के अलावा 2014 और 2015 के अंदर एक इसकी स्विस कैनाल के प्रोग्रेस के अंदर डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत अच्छा मोड़ आया, जब प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी ने जो इसको एक्सटेंड करने का मंसूबा बनाया, जिसके अंदर $8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। और इस एक्सटेंशन के बाद जहाँ पर 49 शिप्स गुजरते थे स्विस कैनाल से, वो तादाद बढ़कर 97 होगी, यानी कि डबल तादाद होगी। वहाँ पर 49 पहले गुजरते थे शिप्स, अब 97 शिप्स गुजरना शुरू हो गए। और इस एक्सटेंशन के बाद दोबारा से स्विस कैनाल को 6 अगस्त 2015 में ओपन किया गया, न्यू स्विस कैनाल को। तो डियर व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक से हम तयन करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।